हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट 2 क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। ओके, तो इंट्रोडक्शन हमारा लास्ट क्लास में फिनिश हो चुका है। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। कोई भी पर्सन हो सकता है, आप, मैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है जिस पे जो होता है कोई चेंज नहीं होता। ये वो स्टेट है जिस पे जो कंज्यूमर होता है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाता है। इसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है? इट रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। उस पोजीशन को कहा जाता है जिसके बाद चेंज नहीं होता, एक रेस्ट की पोजीशन पहुंच जाती है। इनकी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन उसे कहाँ मिलता है कंज्यूमर को? तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में मिलता है। कंज्यूमर क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम। अब इनका समेशन क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे कि लिखा है अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब कहा जाए कि इक्विलिब्रियम में है? व्हेन ही मैक्सिमाइजेस। क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है अपने सेटिस्फेक्शन, इनकी उस पोजीशन पे जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, उस पोजीशन क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन विथ हिज गिवन मनी, इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप कहीं बाहर से आए, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है। ठीक है, होता है ना कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो जब हमने रोटी ली, पहला रोटी जब हम खाएंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, इनके अंदर से संतुष्टि मिलती है कि ओह चलो कुछ खाया अब। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद जब सेकंड रोटी खाएंगे तो हमें और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इनकी धीरे जैसे हमारी हंगर जो है वो कम होगी वैसे से हमारा सेटिस्फेक्शन जो है लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी रोटी खाएंगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चौथी रोटी खाएंगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी जो हंगर है, भूख है, वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो उसके बाद वही जो होता है ना पॉइंट जहाँ पे आपकी हंगर ख़त्म हो गई होती है, वही होता है मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रोटी खाओगे तो आप मतलब कहते हैं ना कि एकदम ज़बरदस्ती खाओगे, आपका मन नहीं होगा खाने का, उसके बाद खा रहे हो तो उस टाइम आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि आपका पेट जो है फुल हो गया, आपकी हंगर जो है वो शांत हो गई, उस पॉइंट को ही हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को बेसिकली हम 2 अप्रोचेस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। और सेकंड अप्रोच की बात करें तो वो होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि ये वैसे ये दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ही शो करते हैं, बस मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो सिर्फ एक गुड्स को शो करता है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लेके चलते हैं। डिफरेंस क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सिर्फ एक गुड्स का कॉम्बिनेशन शो होता है और दूसरे में 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन शो होता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम पहले कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, हम यूटिलिटी उस टाइम से कह रहे हैं, मैं यूटिलिटी बार बार वर्ड रिपीट कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो आपको यूटिलिटी का मतलब
पता होगा। तो पहले हम यूटिलिटी का मतलब जानते हैं, ठीक है। यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, यानी कि कितने में जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो जो कमोडिटी है उससे कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो जो पावर होती है ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी की, वही यूटिलिटी होता है। अब यूटिलिटी भी टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है टोटल, एक होता है मार्जिनल। ओके, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे कि मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था, एक रोटी खाई उससे हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी खाई और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरी रोटी जब तुम खाओगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये जितनी सेटिस्फेक्शन एक रोटी के बाद खाने के बाद जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला, प्लस सेकंड रोटी जब तुमने खाई तो जो सेटिस्फेक्शन मिला, प्लस जो तुमने थर्ड रोटी खाई उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला, इन सारे सेटिस्फेक्शन का समेशन ही क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, एक बार डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं। It refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। यानी कि एक कमोडिटी के जब जितने भी यूनिट्स हैं, जब हम सारी यूनिट्स को कंज्यूम कर लेंगे उसके बाद जो हमें सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, हर एक यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद उनका समेशन क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। जैसे कि इसके दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, एन यहाँ पे डिनोट कर रहा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को। हमें नहीं पता ना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कितनी है, इसलिए हमने उसे एन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? एन आपको यहाँ पे ये छोटा सा शो हो रहा होगा, इसमें शो हुआ, इसको हम TUN ऐसे शो करते हैं। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें नहीं पता ना कितने नंबर्स हैं, तो इसलिए UN। अगर 5 है तो U3 के बाद क्या आ जाएगा? U4 प्लस U5। बस मैंने N से इसलिए रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे क्योंकि मुझे नहीं पता कितने कम्युनिटी के यूनिट्स हैं। ठीक है, वो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसका फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है कि सारे सेटिस्फेक्शन को का समेशन कर दो। अगर आपको हर एक का सेटिस्फेक्शन ना दिया हो, MU दिया हो, तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी दी हो, तो क्या करना है? जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी दी होगी उन सबको क्या कर देना है? ऐड। उन सारे मार्जिनल यूटिलिटी का सम क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? बेसिकली जब हम एक एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी की, तो उससे जो हमारी सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगी उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? जैसे इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी कि जब हम एक और यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो यूटिलिटी ड्राइव्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जैसे यहाँ पे MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। TUN-1 क्या है? सपोज़ मैंने यहाँ पे निकाला TU2, ठीक है, माइनस, अब TUN-1 क्यों लिखा है मैंने? n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 माइनस 1, यानी कि TU2 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं? तो TU1 को। इसके बाद हमारी वैल्यू किसकी आएगी? ये MUN की, यानी कि सेकंड वाले यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको माइनस कर, उसमें से क्या माइनस करते हैं हम? पहले वाली कमोडिटी को जो कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला उसमें से उसको, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा। क्लियर? अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक और तरीका ये है कि जो भी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का है ये, ठीक है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आया है, सपोज़ चेंज हमारा
का आया है। और नंबर इन चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, वो कौन से यूनिट पे चेंज हुआ है? सेकेंड यूनिट पे। तो इसका एम यू कितना आ जाएगा? 2। ये भी डेफिनेशन, इसलिए आपको थोड़ी बहुत समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बस आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से रीड आउट कीजिए। इसके बाद जो ये फॉर्मूले हैं ये धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, हम जो भी कंज्यूम करते हैं, बेशक जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था रोटी का, हमें बहुत भूख लगी, हमने पहली रोटी ली, हमें सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी ली और सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरी ली उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। फिर हमारा क्या होता है कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे जैसे कि हमने लिया, सेटिस्फेक्शन मिला, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो होता है ना हमारी भूख जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा खाएंगे तो उसका हमें रिएक्शन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से। तो कोई कोई तो मतलब किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो ये जो हाईएस्ट पीक वाला पॉइंट जो होता है ना, इसको हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ये, एज वी नो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इस पर हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम और कंज्यूम करते हैं ना तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होने लगता है? फॉल करने लगता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कही हुई है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम DMU के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में इसका ये states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from it goes decline। जब हम जैसे कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी के जो यूनिट्स है उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वो फॉल करने लगता है, ठीक है। जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन है वो कम होने लगती है। यही चीज़ इसमें कहा गया है। इसको अब हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ के थ्रू समझने से पहले से कुछ अजम्पशन है वो हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी यूटिलिटी के वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है हमारी, जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन है उसे हम क्वांटिटी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। कि हमें इस यूनिट को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसे हम किस टर्म में एक्सप्रेस कर सके, तो क्वांटिटिव टर्म में, यानी कि नंबरिंग में 1 2 3 ऐसे, ठीक है। सेकंड है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसे हम किस में टर्म मेज़र कर सकें, तो मॉनेटरी टर्म्स में। किस में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि मनी की टर्म में, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला मैंने क्या बताया था आपको कि इसको हम क्वांटिटिव टर्म्स में मेज़र कर सकें। किस में? तो क्वांटिटिव, ठीक है। थर्ड कंटिन्यूस कंजप्शन। कंटिन्यूस कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम ऐसा नहीं कि एक रोटी हमने आज खाई दूसरी रोटी हम कल खाएंगे फिर उन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मैं मेज़र करके बताऊँ, नहीं। जो भी हम कंज्यूम करें उसे कैसे बेसिस पे कंज्यूम करना होगा? रेगुलर। कैसे बेसिस पे कंज्यूम करना होगा? तो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्डिनल, मॉनेटरी एंड कंटिन्यूस तो हो गया। नेक्स्ट आता है नो चेंज इन क्वालिटी। ऐसा नहीं कि एक हमने रोटी पतली खा ली तो दूसरी मोटी खा ले, उससे सेटिस्फेक्शन ड्राइव नहीं होगा ना अच्छे से। तो जो भी हम कंज्यूम करें उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई चेंज ना हो। किस में चेंज ना हो? तो क्वालिटी में,
ठीक है। इसके बाद है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस। जो इनकम एंड प्राइजेस है वो कैसी होनी चाहिए, फिक्स्ड। ये नहीं कि इनकम और प्राइस हमारे चेंज होते रहे, उससे जो हमारी परचेजिंग पावर है उस पर इफ़ेक्ट पड़े। क्लियर। एंड लास्ट वन हमारा है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज इसका मतलब है जो कंज्यूमर है उसे उस कमोडिटी के बारे में परफेक्ट नॉलेज हो, ठीक है, तभी वो ईज़िली उसका जो सेटिस्फाइंग पावर है या कंपैरिजन है वो ईज़िली उसमें कर पाएगा, एबल होगा। क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगी गुड्स के बारे में तो वो अपना इनकम सही जगह पे स्पेंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा मेज़रमेंट है वो सही नहीं होगा। सेटिस्फाइंग पावर जो भी हम कंज्यूम करेंगे, सपोज़ आपने गुड्स एंड सर्विस परचेज़ किया, अब आपने परचेज़ ही बेकार क्वालिटी के किए हैं, थर्ड क्लास क्वालिटी के किए हैं, तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक, यस, अब हमारा यहाँ पे आता है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DMU। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ऊपर टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है, नीचे साइड यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, दोनों डायग्राम को कंबाइन करके दिखाया गया है इसमें। अब देखिए जैसे जैसे हमने कंज्यूम किया तो ये जो हमारी सेटिस्फेक्शन वो इंक्रीज़ किया, एक पॉइंट पे यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया। ठीक है, टी यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या है, हमारे मैक्सिमम पॉइंट पे है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर गया। जबकि जो MU होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, वो ऑलवेज़ डिक्रीजिंग ही होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग, वो हमेशा डिक्रीज़ करता है, कभी इंक्रीज़ नहीं करता है। ये डिक्रीज़ कर रहा है। और जिस केस में जो TU है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, कहाँ होगा, तो मैक्सिमम होगा कौन, TU। उस केस में क्या होगा, जो MU होगा वो ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस चीज़ को। वैन, एक मिनट, यस, TU कहाँ होगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, तो MU क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या है, ज़ीरो पे है। ये ना ज़ीरो वाली लाइन को टच कर रहा है, MU मैक्सिमम पे है, ये ज़ीरो को टच कर रहा है। क्लियर। व्हेन TU स्टार्ट्स फॉलिंग, इट मीन्स जब ये TU है ये गिरना शुरू करता है, नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो उस केस में जो MU क्या हो जाता है, नेगेटिव। MU क्या हो जाता है, तो नेगेटिव। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होगे, ये देखो, ये वाला ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ज़ीरो के बाद वो डायरेक्टली डिक्लाइन कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्लियर। तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, व्हेन TU इज़ एट मैक्सिमम पॉइंट MU बिकम ज़ीरो, एंड व्हेन TU स्टार्ट फॉलिंग MU बिकम नेगेटिव, एंड व्हेन TU स्टार्ट्स कंटिन्यूसली राइजिंग, जब TU राइज करता है MU फॉल करता है। TU मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, जब ये फॉल करेगा तो ये नेगेटिव चल जाएगा। ये तीन रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशनशिप एग्ज़ाम में मोस्टली आता है, तो इसे प्लीज़ याद रखना। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।